हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं आपको हिस्ट्री का क्लास 8th का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपको इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक गोता जरूर लगवा देगा। ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि कहां से अंग्रेज आए और क्यों आए, और फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार करते करते वो ऑक्यूपाई करने पे ही आ गया पूरा पूरा। तो इस चैप्टर में यही है। दूसरी बात यह है कि आप SFC, ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, स्टोरी, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। ये तीनों चीज मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में मैं बोलता हूं कि स्टोरी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अनलेस आप किसी भी स्टोरी को विद फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता है। आप ना तो आंसर राइटिंग अच्छी कर पाएंगे, ना तो ऐसे में आप लिख पाएंगे, ना एकेडमिक्स में, और ना ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे सिविल सर्विसेज में। तो आपको ये फैक्ट तो याद होने चाहिए, स्टोरी पता ही होनी चाहिए, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था ये जरूर पता होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा कि आपको ये जो मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बता दूं। ये है एम का मतलब है मुर्शीद कुली खान, ए का मतलब है अली वर्दी खान, एस का मतलब है सिराजुद्दौला, जे का मतलब है मीर जाफर, और क्यू का मतलब है मीर कासिम। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको मेमोराइज करा देता हूं। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग जो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 1498 से लेके 1757 तक का। ठीक है। तो ये इस टाइम फ्रेम में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक के लिए इस क्लास में हम लोग इसी टाइम फ्रेम में पढ़ेंगे, तो जो बातें होंगी इसी में होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जो भी बातें होंगी, जितने भी किरदार अभी आपको नजर आएंगे वो सारे इसी टाइम फ्रेम में होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे वो। तीसरी बात यदि मैं बात करता हूं 18th सेंचुरी की, तो 18 में 1 माइनस कर दीजिए, मतलब कि वो 1701 से लेके या 1700 से लेके ये आगे आपका, मतलब जो भी ईयर्स होंगे वो 1700 में ही रहेंगे आपके 18 सेंचुरी। जैसे कि अभी हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, तो इसका मतलब हम लोग 2021 किस में आता है? 21st सेंचुरी में। अगर हम 14th सेंचुरी कहते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन दैट लाइज बिटवीन 1300 टू 1400, राइट? तो ये बात हो गई। ये तीनों बातें आप क्लियर हो गई। तो अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम अपने भारतवर्ष को देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारतवर्ष, और ये इसके सी रूट्स हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा जो ये प्यारा भारतवर्ष है, इसका ये सी रूट है। यहां से 1498 में वास्को द गामा साहब आए, ये पोर्टुगीज थे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, ये एक फॉर्मेट है, इसको भी याद कर लीजिए, PDEF। PDEF का मतलब ये हुआ पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। तो अभी हम बात कर रहे हैं पोर्टुगीज की। पोर्टुगीज आते हैं 1498 में। वास्को द गामा साहब ने क्या किया? इंडिया में आने का नया सी ट्रेड रूट इन्होंने खोज लिया। अब इंडिया जो कि एक बहुत ही वेल्दी नेशन हुआ करता था, जिसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही अमीर देश माना जाता था, तो लोग चाहते थे कि इंडिया से ट्रेड करें। और ट्रेड में क्या क्या करें? पेपर, क्लोव, कार्डेमम, सिनेमन एंड सिल्क। तो ये आपकी ये पांचों चीज की ट्रेडिंग करें, वो ये चाहते थे। ठीक है ना? तो ये आप जानते ही होंगे, दालचीनी हो गया, सिनेमन हो गया, या आपका काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया। तो इन सब चीजों की वो ट्रेडिंग करने के लिए यहां पे आते थे। और वो क्या करते थे कि यहां से सामान ले जाके अपने देश में बहुत ही हाई फाई रेट में उसको बेचते थे, तो उन्हें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था। तो जब पोर्टुगीज यहां पे आए, उन्होंने ट्रेड किया, उन्हें काफी प्रॉफिट मिला। ये सुनते हुए ब्रिटिशर्स भी यहां पे आए। 1600 में उन्होंने क्या किया? क्वीन एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर लिया और एक्सक्लूसिव राइट लिया कि हम अकेले ही एक ऐसी कंपनी बने जो कि इंडिया में आके ट्रेडिंग कर पाए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जांपल, अपने इस कंट्री के हेड जो भी हैं अभी, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो या जो भी होंगे या जो भी हैं, तो उन्होंने अगर मान लीजिए किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया किसी कंट्री से ट्रेड करने का, तो वो उसी तरह का हुआ था कि ब्रिटिशर्स को ने एक्सक्लूसिव राइट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि आप जाइए इंडिया में और आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब आपके अलावा और कोई नेशन वहां पे नहीं जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल तो बहुत सस्ते में मिल रहा है और हम इसको अपने यहाँ ले जाके बहुत ढेर सारा व्यापार कर सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत खुश हो गई जब 1600 यहाँ पे आई। तो अब मैं फिर आपको बता दूं, अब मैं 1600 पे आ गया हूं 1498 से। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री उन्होंने सेट करी वो बंगाल में सेट करी। बंगाल में इन्होंने जब फैक्ट्री सेट कर ली, अब इन्होंने सोचा भाई चलो अपना ट्रेडिंग का तो पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ता था, प्लस वहां के लोकल नवाब से भी उनको टैक्स देना पड़ता था। फिर सेंटर में अपने मुगल्स बैठे हुए थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम लोग टैक्स का कंसेशन मांगे या धीरे धीरे करके टैक्स एकदम खत्म ही करा दें। और हमारे जो राइवल्स हैं, कौन कौन राइवल्स हैं, पोर्चुगीज हो गए या डच हो गए या आने वाले जो फ्रेंच हैं वो हो गए, ये सारे हमारे राइवल्स कहीं से भी खत्म हो जाए। ये खत्म हो गया ना एक बार तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। जिस तरह कोई भी कंपनी सोचती है, जिस तरह कोई भी बिजनेसमैन सोचता है ना कि हम अपने प्रॉफिट को किसी भी तरह अपने राइवल्स को हटा के अपने टैक्सेस को कम करके उसको हम मैक्सिमम कर लें। तो इन्होंने भी वही सोचा और उस सोच के हिसाब से इन्होंने इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। उन्होंने पोर्चुगीज से भी लड़ाई करी, उन्होंने डच से भी लड़ाई हुई, उनकी फ्रेंच से भी लड़ाई हुई और लोकल नवाब से भी उनकी लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई के दौरान में कई बार उन्होंने काफी लोगों से विजय प्राप्त करी, जिससे कि उनका काफी सेटअप उनका मजबूत होता चला गया। तो अभी जब उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करी बंगाल में, तो उन्होंने दो बातें करी। पहली चीज तो ये उन्होंने मुगल एम्परर उस समय हुआ करते थे अपने। अच्छा, ये जो फैक्ट्री सेटअप हुई वो 1651 में सेटअप हुई है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो 1651 में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी है। तो ये जो फैक्ट्री इनकी सेटअप हुई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने औरंगजेब साहब से, जो वहां पे मुगल एम्परर थे, इन्होंने रॉयल फरमान ले लिया। रॉयल फरमान में ये लिखवा लिया कि भाई जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी, यहाँ पे उसका कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। तो इन्होंने यहाँ ले लिया और कुछ ऑफिशियल्स को घूस देके इन्होंने क्या किया, उन ऑफिशियल्स को घूस देके उन्होंने 3 गांवों की जमींदारी ले ली, जिसमें कि काली काता भी था, काली काता जो कि अभी प्रेजेंटली कलकत्ता है। तो इन्होंने ये काम किया। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे ही वो यहाँ पे अपना, जैसे उन्होंने बंगाल में अपना हुगली रिवर के बगल में जैसे ही उन्होंने अपना पहली फैक्ट्री सेटअप करी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो और भी मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उनको अपने पास अट्रैक्ट किया और उनको परस्यूएट किया, उनको सब अपने करीब ले आया कि भाई हमें ज्यादा ट्रेवल भी ना करना पड़े, हमारे आसपास ही सब रहे। और चालाकी देखिए इनकी कि जैसे इन्होंने मर्चेंट्स को लाया, यहाँ फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आर्म्स भी लाना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है, अगर उसका सेंटर मजबूत रहता है तो वहां पे लोकल जो होते हैं ना वो ज्यादा पनप नहीं पाते हैं। अगर सेंटर में जो राजा बहुत स्ट्रांग होता है तो लोकल के लीडर्स उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि राजा ही उनको दबा देता है। लेकिन जब सेंटर का राजा कमजोर होने लगता है तो नए नए लोकल लीडर्स निकलते हैं और वही लोकल लीडर्स बाद में बड़े लीडर्स बन जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर केंद्र में अगर राजा मजबूत होगा तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां के जो लोकल गवर्नर्स हैं, वो क्या होंगे, वो आपके कमजोर होते जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही इस केस में हुआ। तो 1651 में जब औरंगजेब हुआ करता था तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकल रूलर्स होंगे वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने उनके खिलाफ खड़े होने की भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने अपने रॉयल फरमान का मिसयूज किया। यहाँ पे रॉयल फरमान दिखाते हुए उन्होंने कहा भैया देखो हमको तो फ्री ट्रेड राइट मिला हुआ है यहाँ पे और हम फ्री ट्रेड करेंगे। उसके अलावा इन्होंने, अंग्रेज अपनी मनमानी करते हुए इन्होंने काफी बातों, जो वहां के लोकल नवाब है उनके साथ बहुत अभद्रता करी और बहुत ही उल्टे सीधे लेटर्स भी किए। तो इस तरह से जो वहां के नवाब थे बहुत ही परेशान होने लगे। तो क्या हुआ, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इनकी जैसे ही मृत्यु हुई, मैंने बोला ना सब, और मुगलों में लास्ट जो स्ट्रांग लीडर थे वो औरंगजेब ही थे। सबसे लास्ट जो थे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर वो यही थे। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई
तो अब यहां पे जैसे ये सेंटर वीक होगा तो बाकी जो नए नए गवर्नर्स आएंगे। तो मैंने आपको पहले याद कराया था अभी MAS, एम से मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान साहब जो है, जो गवर्नर थे उस समय बंगाल के, इन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब देना स्टार्ट किया अंग्रेजों को। उन्होंने कहा भाई देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आप जो भी है, आप हमारे जितने भी हमारे को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, क्योंकि आप बिना टैक्स के चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना फोर्टिफिकेशन भी कर लें, आप तो एकदम कब्जा करने पे आ गए पूरा पूरा, और आप हमको ट्रिब्यूट दीजिए, आप हमको पैसे दीजिए जितना भी आप रह रहे हैं, और आप हमको सही से टैक्स दीजिए, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि आप अपने आप को एक्सपेंशन आप यहाँ पे करें। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफी लगाम लगाने की कोशिश की। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान साहब, इन लोगों ने करी, लेकिन ये करते करते बहुत सफल नहीं हो पाए। तो 1756 में जब अली वर्दी खान साहब मर गए, जब ये डेथ हो गया इनका, तो उसके बाद आए सिराजुद्दौला। सीक्वेंस में सिराजुद्दौला साहब है। सिराजुद्दौला साहब ने भी अंग्रेजों को यही बात समझाने की कोशिश करी, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माने। तो फिर सिराजुद्दौला साहब ने फिर जो इनकी फैक्ट्री थी वहां पे 3000 सोल्जर्स लेके गए और वहां पे इनके फैक्ट्री को सीज कर दिया। फिर क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव साहब आए वहां पे एज अ गवर्नर बनके। 1756 में ही इन्होंने उनकी फैक्ट्रीज में सीज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव साहब आए, उनसे नेगोशिएशन करने की बात हुई, लेकिन फिर नेगोशिएशन नहीं होने के उसमें 1757 में एक बैटल लड़ा गया, जिसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना गया। क्योंकि वो पलाश ट्री के आसपास था, तो इसीलिए अंग्रेज उसको प्रोनाउंस करते थे प्लासी की तरह, तो वो बैटल ऑफ प्लासी के रूप में उभर गया। तो ये बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला, जो कि लास्ट नवाब थे, जो कि बहुत पावरफुल थे, इनकी डिफीट हो गई और अंग्रेजों की एक नींव बन गई इंडिया में आने की। क्योंकि जब उन्होंने इतने पावरफुल नवाब को हरा दिया, उसके बाद तो हराने का मतलब तो ये होगा कि इन्होंने एक तरह से कॉन्कर ही कर लिया। लेकिन इन्होंने, अंग्रेज बहुत शातिर थे, कभी भी कॉन्कर करने के बाद वहां नहीं खड़े रहते थे, जानते थे पूरी तरह से वो राज कर नहीं पाएंगे। आसपास के जो लोकल लोग हैं, लोकल सिटीजन्स, उनका जो प्यार है, जो अफेक्शन है, वो तो लोकल रूलर या नवाब के लिए ही होगा, उनका ब्रिटिशर्स के लिए तो कभी कोई लगाव बनेगा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चल भाई मैं तेरे में से ही किसी को पकड़ के नवाब बना देता हूं या गवर्नर बना देता हूं, और उसी से मैं राज कराता हूं। तो सबसे पहले हम ये जान ले, बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था। नवाब सिराजुद्दौला के एक लोकल कमांडर थे जिनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने इनको बिट्रे किया सिराजुद्दौला को, और जब युद्ध हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध, तो उस युद्ध में इन्होंने आने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट बैटल ऑफ प्लासी इतना स्ट्रॉन्ग लीडर भी हार गया, क्योंकि उसका खुद का जो कमांडर था वो वहां पे बैटल फील्ड में आने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को इस बात के लिए ब्राइब किया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपको नया जो है नवाब ऑफ बंगाल बना दूंगा। तो ये जानने के बाद यहां तक की हमारी पूरी स्टोरी खत्म हो गई है। अब दोस्तों मैं आपको बुक्स से थोड़ा सा रीडिंग करके मैं इसमें बता देता हूं लाइन बाय लाइन, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। ये इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट काफी हद तक मैंने कवर कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली। अब चूंकि बाकी कुछ भी चीज ना रह जाए, मैं एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a large part of the territory that is known as India. तो ये मैं बता चुका हूं कि he was one of the last Mughal emperor who had the full control over India. तो उस समय उतने सूबेदार या गवर्नर उतना आगे बढ़ नहीं पाए। After his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. तो उनकी डेथ के बाद मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. तो दिल्ली जो था, जो कि मेन था, इफेक्टिव सेंटर का काम नहीं कर पाया। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. तो अब इन्होंने देखिए यहाँ पे बात करी है by the second half of 18th century, तो इसका मतलब कि ये बात करते हैं सेकेंड हाफ, मतलब 1750 के बाद की बात करें ऑफ द 18th century, half of 18th century, तो मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories
तो वो पहले रिलक्टेंट थे, वो चाहते नहीं थे कि वो टेरिटरी एक्वायर करें, लेकिन वो शुरुआत में चूंकि उनकी मौके की डिमांड हो गई कि भाई हमें ट्रेड बढ़ाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पपेट रूलर्स रखने पड़ेंगे। How then did they come to be masters of of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. तो ये बताया गया है। नीचे एक छोटा सा दिया गया हुआ है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। अब ये जो मैंने बात करी कि 1757 तक की मैं बात करूंगा, ये उसके बाद की बात है। बहादुर शाह जफर एक लास्ट मुगल एम्परर थे, उनके बारे में बताया गया है कि उनको कैप्चर कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उनके लड़कों को, उनके बच्चों को मार दिया गया, अंग्रेजों ने उनको मार दिया। तो यही थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन ये 1757 के बाद की स्टोरी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एकदम लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। तो अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो ईस्ट में आती है हमारे यहाँ इंडिया। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. तो ये भी बता चुका हूं आपको। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from the English trading companies. तो उनको इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कोई फेयर करने की जरूरत नहीं थी। रीजन क्या था? क्योंकि उनको एक्सक्लूसिव राइट था, भाई आप जा सकते हैं और आपके अलावा कोई आ नहीं सकता है। तो उनको ब्रिटिशर्स से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. तो वो कम पैसे में लेकर महंगे पैसे में बेच सके। तो उस समय मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज बहुत प्रॉफिट बनाती थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स भी थे, यूरोपियंस भी थे, सब आते थे। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. By the time the first East English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. तो ये मैं बता चुका हूँ, पोर्टुगीज ऑलरेडी 1498 में आके वेस्टर्न कोस्ट इंडिया के कोचीन में उन्होंने अपना सेटअप बना रखा था पहले से ही। कैसे कैसे? क्योंकि भैया सबसे पहले वास्को दा गामा आ गए थे, तो उन्होंने ही बनवा दिया था। ये हो गया रॉयल चार्ट already established the presence in the western coast. ठीक है। In fact, it was Vasco da Gama, Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. तो उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी सीक्वेंस PDEF, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom, and cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. तो ये भी बता चुका हूं कि एक ही चीज थी जो उनको फ्लरिश करा सकती थी, जो कि उनको आगे बढ़ा सकती थी, कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स को एकदम खत्म कर दो। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies through the 17th and 18th centuries. They regularly sank each other's ship. तो एक दूसरे की शिप डुबाना स्टार्ट कर दिया। किसने? इंग्लिश ने, डच की, फ्रेंच की, इन सब की जो है शिप्स को डुबाना स्टार्ट किया। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बैटल्स लड़े गए। ब्लॉकेडेड रूट्स, उनके रूट्स को बंद कर दिया एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग द सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो उनकी सप्लाईज को ही रोकने के लिए राइवल शिप्स भी भेज दी। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने भी किया यहाँ पे आके। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. तो कंपनी जब शुरुआत में ट्रेडिंग कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, एक दूसरे को डुबो रही थी, तो भाई अब ये चीज उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि उन्हें पॉलिटिक्स करनी पड़े, और उस पॉलिटिक्स को कैसे किया जाएगा ये यहाँ पे होगा। East India Company began trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. बता चुका हूं आप लोगों को। This was the base from which the company's traders, known as at that time as factors, operated.
The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, तो ये बता चुका हूं आपको कि यहाँ पे जब इन्होंने फैक्ट्री अपनी बना ली तो इन्होंने परसुएट किया अदर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू सेटल नियर देम, कि वो उनके करीब आए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहे चीजें, तो उनकी तरह से चीजें होने लगे. So by 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company's jamidari rights over 3 villages. I've already told you about this, that the jamidari rights were given to 3 villages. One of them was Kalikata, which is currently known as Kolkata, sorry. It also persuaded the Mughal emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. So this has also been explained कि उन्होंने परसुएट किया किसको, मुगल एम्परर को, कि उनको जो है ड्यूटी फ्री किया जाए. अब एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे मिस कर दिया, इन्होंने क्या किया कि कंपनी ने तो ड्यूटी फ्री मांग लिया, लेकिन कंपनी के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने लगे, जिससे कि इस पर्टिकुलर जगह पे रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ बंगाल का. क्योंकि भाई एक कंपनी को जब उन्होंने राइट दिया है कि आप ड्यूटी फ्री करिए आप वहां पे ट्रेड, लेकिन वहां के प्राइवेट मेंबर भी अपने ही मतलब ट्रेड करे पड़े हैं और खुद भी अमीर होते जा रहे हैं. तो लेटर ऑन चैप्टर में प्लासी के युद्ध के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, कितना पैसा किसने कमाया ये हम वो भी पढ़ेंगे. तो ये हो गया. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. तो वो कंसेशन लेने के लिए कुछ भी करती थी और मैनिपुलेट करती थी, जो भी उनको प्रिविलेज मिलता था उसको मैनिपुलेट करके और ज्यादा फायदा. अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है, औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. They refused to pay, causing an enormous loss. ये मैं बता चुका हूं कि कंपनी के लिए उन्होंने फरमान दिया, ड्यूटी फ्री राइट दिया, लेकिन वहां के जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपनी ट्रेडिंग करने लगे. तो मतलब ये तो वाह हो गया. फिर वहां के लोग तो ऑटोमेटिक उनको जो है लॉस होने लगा वहां पे. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. आप खुद सोचिए कि वहां का जो लोकल गवर्नर है उसको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है और कंपनी के लोग अपने से ही ट्रेडिंग किए पड़े हैं, तो वहां का जो लोकल नवाब है उसको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा. तो वो प्रोटेस्ट किया उसने. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. अब इस वाले में हम लोग यही पढ़ेंगे. थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. तो अब फिर इन्होंने ये वर्ड यूज किया, थ्रू द अर्ली 18th century. तो मतलब 1700 कुछ के पहले, मतलब 1700 कुछ के बाद, सॉरी, तो 1701, 1702, 1700. ऑब्वियसली आप थोड़ा दिमाग लगाइए. ये साहब जो है मुर्शीद कुली खान, ये 1702 में आए थे. आप अगर मैं गलत हूं तो आप एक बार देख लीजिएगा. तो 1702 में ये आए और ये औरंगजेब साहब 1707 में एक्सपायर होते हैं. तो उसके बाद, इसी के बाद, क्योंकि अब हमारा सेंटर भी वीक हो गया है और ये पर्टिकुलर भले ही ये इतना भी स्ट्रांग हो, लेकिन लोकल रूलर से लड़ना थोड़ा सा आसान होता है कि अगर पूरे किंगडम से लड़ा जाए. तो वही बात है यहाँ पे. तो थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy, and other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajud-Dawla as the Nawab of Bengal. तो ये भी मैं बता चुका हूं आपको. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any time to mint coins. तो उन्होंने एकदम डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा भैया अपने खुद के कॉइन्स बनना बंद करो और अपना ट्रेडिंग का राइट भी अब खत्म करो. Accusing the company to deceive, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. तो उनका ये कहना था कि भैया आपने बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस कराया हमारा और हमारी तो बेइज्जती कर दी आपने, हमारी अथॉरिटी की तो एकदम डिसरिस्पेक्ट कर दी. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its fort. तो ये सब इन्होंने अत्ती मचा के रखी थी. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey. अब
यही बात आ गई तो प्लासी का युद्ध यहां से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डिड यू नो करके एक फैक्ट दिया हुआ है जिसमें कि वही बात बताइए जो मैंने पहले बताया था। डिड यू नो दैट द हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड pronunciation of Palashi, and the place derived its name from the Palash tree, known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi. ठीक है। Then Ali Vardi Khan died in 1756. Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. तो इन्होंने एक पपेट रूलर इन्हें चाहिए भी था। बता भी चुका हूं आपको कि मीर जाफर इनके लिए सबसे बढ़िया आदमी था जो कि पपेट रूलर बने। तो इन्होंने मीर जाफर को पकड़ा भी था और हरा भी दिया था बैटल ऑफ प्लासी। So it tried through without success to help one of Sirajuddaullah's rivals become the Nawab, and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of the dominion, stop fortification and pay the revenues. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazaar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed the Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. तो इतना करने के बाद वो कलकत्ता की तरफ बढ़ गए और वहां पे कंपनी के फोर्ट को कैप्चर करने के लिए वहां पहुंच गए। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. तो रॉबर्ट क्लाइव साहब के कमांड में कंपनी ने अपने फोर्सेस को भेजा वहां पे, reinforced by a naval fleet. Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reason for the defeat of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaullah's commander, never fought the battle. I've already told you about this. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India, and that led the नीव ऑफ ब्रिटिश कंपनी ओवर हियर इन इंडिया। तो उनकी वजह से वो उनका जो है एक बेस बना, दैट लेट द बेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो यहां पे वो सेटल इस तरह किए और वो पहला ऐसा चीज था जो कि उनको टेरिटरी यहां पे अपनी फैलाने का पहला ऐसा मौका मिला। कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल और इस बैटल को तो आप याद रखिएगा क्योंकि यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू।